हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उगते सूरज की सलामी तो रिवाज ही है यहां, डूबते सूरज का सुकून भी जरा खंगोलिएगा। अरे ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं जो डूबते जेपी एसोसिएट में पैसे लगा के 2009 से उसके हाई आने का इंतजार कर रहे हैं। बट क्या ये डूबता जेपी एसोसिएट फिर कोई छलांग मारेगा? जानेंगे अपने आज के इस धमाकेदार वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कभी इंफ्रा सेक्टर की लीडर हुआ करने वाली ये कंपनी आज ताश के पत्तों की तरह बिखर पड़ी है। साथ ही जानेंगे क्या कुछ आगे इसकी कहानी बन सकती है। अब जब स्टोरी लाइन शुरू हुई है तो इनसे जुड़े कुछ मसालेदार किस्से भी आपको सुनाएंगे तो मिलेंगे, जो सीधा इन्वेस्टर पर असर डालते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, जिससे आपका विजन भी जेपी एसोसिएट को लेकर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहे। साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग खबर के लिए फटाफट सब्सक्राइब करें ट्विटर और टेलीग्राम, जिससे आपको सब कुछ मिलता रहे। एक बार ज्वाइन करके देखिए, पता चल जाएगा। इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में क्या आप जानते हो? क्या आप जानते हो इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में? अगर नहीं तो जानते हैं। 1979 में एक सिविल इंजीनियर जयप्रकाश गौर द्वारा शुरू की गई ये कंपनी को एक जमाने में किसी इंट्रोडक्शन की नीड नहीं थी। जी हां, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, पावर और ऐसे ही ना जाने कितने फील्ड थे जिसमें ये अपना परचम लहरा चुके थे। इनके सक्सेस को शब्दों में बयां करने से बेहतर है कि आप खुद ही स्क्रीन पर कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स को देख लें, जिससे आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि जेपी एसोसिएट खुद में कितना बड़ा नाम था, है नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपका मन करता है कि किसी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में आपका बंगलो हो और उससे लगा हुआ एक बड़ा सा गोल्फ कोर्स हो? कमेंट करके तो बताइए किनका किनका दिल करता है। बट क्या आप जानते हैं कि इंडिया में गोल्फ सेंट्रिक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पहली बार कौन लेके आया था? क्या आप जानते हैं कि इंडिया में पहली F1 रेसिंग ट्रैक किसने बिल्ड किया था? तो वो और कोई नहीं बल्कि जेपी एसोसिएट की सब्सिडरी जेपी इंफ्राटेक थी। और भाइयों, जब सबकी बात हो रही है तो यमुना एक्सप्रेसवे को कौन भूल सकता है? आगरा से नोएडा तक की आरामदायक कनेक्टिविटी, भाई मजा आ जाए। बट कौन थे इसके इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोवाइडर? जेपी और कौन? तो अब भैया, जब सब्सिडरी की बात हो रही है तो लगे हाथ जेपी ग्रुप के बाकी कंपनियों को भी देख लेते हैं, जो कि आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक से एक बेहतरीन। तो भैया, इतनी बड़ी कंपनी, इतने हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट और एक समय में मल्टी बैगर रिटर्न देकर 2008 में सेंसेक्स में शामिल होने वाली ये कंपनी, जो उस वक्त 340 रुपए पर ट्रेड कर रही थी, आज उसके स्टॉक 7 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं, उसके आसपास। तो ऐसा क्या हो गया कंपनी के साथ? तो दोस्तों, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को कौन भूल सकता है, जब रिसेशन का दौर आया था। कितने बुरे हालात हो गए थे उस वक्त, और स्टॉक मार्केट का भी यही हाल हुआ था। ये किसी ने छुपा नहीं था। बट एक इंडस्ट्री उस वक्त ऐसी थी जो सबसे ज्यादा मार झेल रही थी, वो था इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। और जब जेपी एसोसिएट की बात करें तो 2008 के पहले तक ये कंपनी अपने इंफ्रा बिजनेस को एक अलग ही ऊंचाइयों पर ले जा रही थी, जिसका अंदाजा आपको इनके प्रोजेक्ट से ही लग गया होगा। अपने हाई एम्बिशियस और नए उछालों को छूने के लिए कंपनी दनादन लोन लेने लग गई थी। बट 2008 के बाद जब इंफ्रा बिजनेस को लगा जोर का झटका, वो झटका इतना तगड़ा था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कंपनियों से मुंह मोड़ने लग गए थे। इस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिलेशन को आपको और बेहतर तरीके से जानना है तो आपको हमारा IDFC वाला वीडियो जरूर देखना होगा, वहां आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। जब जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इनके ऊपर डेट बर्डन बढ़ता चला गया, जो कि एक समय बढ़कर 72,000 करोड़ का हो गया था, जिससे कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट इनके अर्निंग के कंपैरिजन बढ़कर
3 गुना तक हो गई थी। इस चीज को अगर आपको हम फाइनेंशियल के थ्रू दिखाएंगे तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। यहां पर आपको दिख रहा होगा इनका नेट इनकम 2017, 18, 19 में लगातार गिरा है। 2020 ही एक ऐसा वक्त है जिसमें थोड़ा बदलाव आया, और शायद ये 2020 ही ऐसा वक्त है जिसमें बदलाव आया जिसके कारण ये मरा हुआ स्टॉक जो कि 1 रुपए के पास चल रहा था, उसके बाद इसमें थोड़ी सी गर्माहट देखी गई, वरना कहीं से कोई इसके शेयर में कुछ गर्मी नहीं थी। लेकिन अगर हम उसी तरीके से एक और गौर करने वाली बात करें, जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा देखने वाली बात है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, कि जब हम इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के एनालिसिस पे आएंगे और इनके नेट इनकम को देखेंगे, तो मार्च 2020 ही एक नेट इनकम का टाइम फ्रेम था 3081 का, जो स्क्रीन पे दिख रहा है। लेकिन उसका जून 2020 हो, सितंबर 2020 हो, दिसंबर 2020 हो, हर टाइम इनका नेट इनकम में अगेन लॉस ही है। तो यानी फाइनेंशियल इंपैक्ट बहुत आराम से आप देख सकते हो कि जो खुल के बता रहा है कि हमारी हालत कहीं से अच्छी नहीं है। लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, डिक्रीजिंग मार्केट शेयर है, हायर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो है, हर तरफ से बैंड बजी हुई है। अब कंपनी का नाम बड़ा था बट स्टॉक बन गया था पेनी। जैसा कि हम हमेशा आपको कहते हैं, पेनी इज पेन। बट लोग सुनते कहां हैं? बड़े नाम के चलते उस वक्त भी लोग जेपी एसोसिएट के स्टॉक को दबा के खरीदने में लगे थे। बट ताज्जुब भरी घटना तब हुई जब 2017 में इंडिया के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने जेपी एसोसिएट के 2.5 करोड़ शेयर खरीदे, यानी कि 1% स्टेक खरीदा। अब जब इतना बड़ा नाम किसी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाए तो छोटे रिटेल इन्वेस्टर कैसे पीछे रह सकते हैं? बस वही हुआ, लोगों ने अपनी होल्डिंग जेपी एसोसिएट में बढ़ानी शुरू कर दी और 15 रुपए के आसपास ये ट्रेड करने लग गया था और इसका शेयर 26 रुपए 50 पैसे तक गया। और जैसे ही झुनझुनवाला ने अपना स्टेक बेचा, शेयर के दाम धम से गिरे, और जैसे इन्वेस्टर का हर बार होता है भारी नुकसान। तो कहते हैं ना, जब आफत आती है तो चौतरफा आती है। जेपी एसोसिएट के साथ भी वही हुआ। जब आरबीआई ने इसके इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, हालांकि बाद में इनके लेंडर्स के कंबाइंड डिसीजन की वजह से इनका रीस्ट्रक्चरिंग प्लान अप्रूव किया गया, जिसके तहत इनके लैंड पार्सल को स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर करके इन्वेस्टर को बेचा गया। अपने डेट को कम करने के लिए जेपी एसोसिएट ने अपने सीमेंट यूनिट को 16,189 करोड़ में अल्ट्राटेक सीमेंट को बेच दिया। साथ ही कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर निर्मल सदन, जो कि ग्रेट नोएडा एक्सप्रेसवे पे था, उसे 2016 में एक्सिस बैंक के हवाले कर दिया, जिससे इसका 700 करोड़ का डेट हल्का हुआ। जेपी एसोसिएट की हालत कुछ इस कदर बिगड़ी कि कभी इंफ्रास्ट्रक्चर का बिग बॉस माने जाने वाली ये कंपनी अपने 32,000 बायर को अपार्टमेंट तक डिलीवर नहीं कर पाई, जिसके बाद दिसंबर 2019 में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जिसमें इंक्लूड थे 13 बैंक और 23,000 होम बायर्स, ने मिलकर एनबीसीसी को रिजोल्यूशन प्लान किया। वहीं अगर हम जेपी एसोसिएट में रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो इनके लेंडर्स ने फिलहाल ये डिसाइड किया है कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड का दरवाजा न खटखटाकर बाहर प्लान को रिजॉल्व किया जाए। साथ ही इसी बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज हुई है अभी बीते दिसंबर में, जब एलआईसी ने जेपी एसोसिएट ने अपना स्टेक बढ़ा लिया। अब जो लोग ये सोच रहे होंगे कि एलआईसी में स्टेक क्यों बढ़ाया जेपी में, कुछ भला होना है, उन्हें बता दूं कि माजरा अभी शांत नहीं हुआ है, क्योंकि जेपी में गर्मा गर्मी बढ़ाने के लिए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के इल्जामात के तहत जेपी एसोसिएट में छानबीन शुरू कर दी है। अब जो एसएफआईओ को नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर में आता है। अब इन्वेस्टर भाई, आप खुद ही बुद्धिमान हैं, मोदी जी की मिनिस्ट्री जब किसी के पीछे पड़ती है तो उसका क्या हस्र होता है। और अब आप बताइए, आपकी क्या राय है इस पूरी कहानी जानने के बाद? क्या इतना कुछ जानने के बाद अभी भी इस पेनी शेयर में पेन उठाना चाहेंगे, या फिर समझदार बनकर सतर्क बने रहेंगे? या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जब राकेश झुनझुनवाला ने पोजीशन बनाकर पोजीशन खा ली थी तो जो एक ऑपरेटर गेम नाम की चीज होती है, कुछ ऐसा हुआ था? मेरी तरफ से तो ऐसे बड़े पेनी स्टॉक के लिए ना है। मैं जब भी पेनी स्टॉक बनाता हूं हमेशा कहता हूं पेनी स्टॉक से दूर रहें, ज्यादा भला रहेगा। लेकिन पता नहीं कैसे लोगों के दिमाग में पेनी स्टॉक का मतलब लेना समझ में आता है, मुझे नहीं समझ में आता है। मैंने अपनी बेबाक राय आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करके प्यार कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे लोगों को भी सच्चाई पता चल सके। थैंक यू सो मच।